हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति, भारत का संविधान और संविधान का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जो केवल राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिनमें यदि पॉलिटी का पोर्शन है तो शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें मौलिक अधिकार टॉपिक नहीं होगा। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भले ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं भी है तो भी एक भारत का नागरिक होने के नाते आपको मौलिक अधिकार अवश्य पढ़ने चाहिए। आपको मौलिक अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये मौलिक अधिकार आपके अधिकार हैं, ये नागरिकों के अधिकार हैं। और एक नागरिक होने के नाते इस देश के संविधान ने आपको कौन कौन से राइट्स दिए हैं, कौन कौन से अधिकार दिए हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने से पहले आपको दो तीन बातें जो है विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहली बात यह है कि भाई मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है, संविधान के कौन से भाग में, और वे कौन से आर्टिकल्स है, कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। तो आप देखेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, उस भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा हमने यूएसए के संविधान से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने ये प्रावधान जो है वो ग्रहण किए हैं। ये अमेरिका के संविधान से, अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से प्रेरित है, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार किसके लिए हैं। तो मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार हैं, जो कि नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। यह राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार है। ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार हैं। ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार। राज्य का मतलब यहाँ पर सरकार है, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट है, कार्यपालिका और विधायिका की तमाम संस्थाएं जिनको नियम बनाने की, कानून बनाने की, अधिसूचना, आदेश जारी करने की शक्ति होती है, वे तमाम जो संस्थाएं हैं उनके लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और राज्य के विरुद्ध नागरिकों को कुछ अधिकार भारत के संविधान ने प्रदान किए हैं। नागरिक अधिकार या नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय में वाद योग्य है। ये न्यायालय में वाद योग्य है। वाद योग्य कह सकते हो इनको, न्यायिक कह सकते हैं। न्यायिक है या न्यायालय में वाद योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को, मौलिक अधिकारों के
उल्लंघन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। किसी भी नागरिक के यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है, कोर्ट की शरण में जा सकता है। यानी मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है, इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये न्यायिक है। अगली यदि हम बात करेंगे तो मौलिक अधिकार जो है उसमें भारत की संसद कोई कटौती नहीं कर सकती। भारत की पार्लियामेंट, जिसको संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन करने का अधिकार होता है, वो जिसको कानून बनाने की शक्ति होती है, वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करे, जो मौलिक अधिकारों को कम करे। ऐसा कोई भी कानून भारत की संसद नहीं बना सकती है। और यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को कम करता है, तो ऐसे किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि मौलिक अधिकार, संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। और दूसरा, मौलिक अधिकार जो है उसका रक्षक, उसका जो गार्जियन होता है, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। तो मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। ये 5 बिंदु जो है आपको विशेष रूप से याद रखना है। सबसे पहली बात यह है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है। ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार है और इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये न्यायालय में वाद योग्य है, अर्थात न्यायिक है, और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संसद, भारत की पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है और मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। उसको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मौलिक अधिकारों का यदि उसका हनन होता है। अब हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है कितने, संविधान ने नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। यदि हम बात करेंगे तो भारत का जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या, यदि हम मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करेंगे, मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार मूल संविधान में, हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब यहां पर 26 जनवरी 1950 का संविधान है, जिस दिन हमने संविधान को लागू किया था। उस दिन भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल संविधान में इसकी संख्या 7 थी, वर्तमान में इनकी संख्या जो है 6 है।
तो ये एक कौन सा मौलिक अधिकार है जो कम हो गया है? यह मौलिक अधिकार है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल संविधान में मौलिक अधिकार था। राइट टू प्रॉपर्टी प्रत्येक नागरिक का एक फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन इसका लोप कर दिया गया है, इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। और इसका लोप कब किया गया है? इसका लोप किया गया है 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से इसको निकाल दिया गया है। यानी संपत्ति का अधिकार अब नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। तो फिर संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कहां पर है? संपत्ति का अधिकार जो है ये वर्तमान में हमारा, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में हमारा कानूनी अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वह कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, या हम इसको बोलते हैं विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार अब कौन से अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300 क में है। अनुच्छेद 300 क के तहत अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। मूल संविधान में यह मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इस समय जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, और जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनती है 1977 के अंदर, क्योंकि 1952 से लेकर के या आज़ादी के बाद से हम कह सकते हैं, आज़ादी के बाद से लेकर के और 1977 तक भारत में एक छत्र कांग्रेस का राज होता है। 1977 के जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस पराजित होती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है। विभिन्न दलों की गठबंधन सरकार बनती है। वे दल जो कांग्रेस के विरोधी दल थे उन्होंने मिलकर के एक नई पार्टी बनाई। उस नई पार्टी का नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, और जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत। इसका मतलब वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारे हैं 6। तो वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार है उनकी हम बात कर लेते हैं। उसमें जो पहला मौलिक अधिकार है वो है आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार वर्तमान में नागरिकों का मौलिक अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में भारत के नागरिकों को प्राप्त है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक एक करके हम इन सभी मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी।
समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का जो अधिकार है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक की समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। 5 आर्टिकल है जिनमें समानता का अधिकार है। इन पांचों अनुच्छेद को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। आर्टिकल 14, फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17 और 18। ये 5 मौलिक अधिकार है। इन पांचों मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार की बात की गई है। देखिए एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 14, और अनुच्छेद 14 ये कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत की बाउंड्री में, भारत की सीमा में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है, उसको विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। 2 शब्द यहां पर लिखे हैं। एक तो लिखा है विधि के समक्ष समता, और दूसरा है इसमें विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है। भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों के अवसर में, या हम जिसको बोलते हैं लोक नियोजन के अवसर में, लोक नियोजन के अवसरों में समानता। लोक नियोजन के अवसरों में समानता। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। और 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ये भी आपके 5 आर्टिकल हैं जिनका संबंध समानता के अधिकार से है। सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल 14 की, और आर्टिकल 14 में 2 टर्म्स आपको दी गई है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। क्या होता है विधि के समक्ष समता? विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कानून के सामने भारत का प्रत्येक नागरिक बराबर होगा, चाहे वो अमीर है, गरीब है, वो शिक्षित है, अशिक्षित है, किसी भी जाति, धर्म और मजहब में पैदा हुआ है, वो चाहे कितना ही किसी भी बड़े पद पर बैठा है या सामान्य पद के ऊपर कार्य कर रहा है, कानून के सामने भारत का प्रत्येक नागरिक बराबर होगा। ये अवधारणा, विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा है, यह हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट की है, जो कि एक प्रकार से नकारात्मक अवधारणा है। यदि हम विधियों के समान संरक्षण की बात करेंगे तो विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा हमने यूएसए के संविधान से अडॉप्ट की है, अमेरिका के संविधान से ली है, जो कि एक सकारात्मक अवधारणा है। विधियों का समान संरक्षण ये कहता है कि समान पद पर बैठे व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध करता है। भारत के किसी भी नागरिक के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म में, चाहे उसका मूल वंश कुछ भी हो, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, चाहे वो महिला है या पुरुष है, या उसका जन्म कुछ भी हो। 5 आधारों का उल्लेख किया गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, और इन 5 आधारों पर राज्य किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी पब्लिक पैलेस पर जाने से नहीं रोकेगा। हालांकि इसमें भेदभाव के निषेध के साथ साथ
3 बातें इसमें और कही गई है। आर्टिकल 15 यह कहता है कि भेदभाव की समाप्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। आर्टिकल 15 यह कहता है कि समाज में जो भेदभाव है उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ऐसे वर्ग जो समाज में बहुत पिछड़े हुए हैं, जो शिक्षा के स्तर पर बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं, ऐसे वर्गों के लिए भी सरकार योजनाएं बना सकती है, अलग से कार्यक्रम बना सकती है। इसलिए आर्टिकल 15 शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, स्कूलों में आरक्षण की बात करता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण की बात करता है, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। तो शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण की बात की गई है, शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण की बात की गई है वो आर्टिकल 15 में की गई है, अनुच्छेद 15 में की गई है। किन किन को आरक्षण दिया गया है? तो शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई है। कुछ सीटें ऐसी होगी शिक्षण संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जो सीटें ऐसे वर्गों के लिए रिजर्व होगी जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से बेहद पिछड़े हुए हैं। मूल संविधान में पिछड़ेपन के ये 2 ही आधार थे, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन। लेकिन 2018 के अंदर भारत की सरकार ने, भारत की संसद ने एक संशोधन किया, 103वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को भी भारत के संविधान में शामिल किया गया। अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी शिक्षण संस्थानों में 10% सीटें, 10% स्थान दिए गए हैं, उनके लिए रिजर्व किए गए हैं, जिसको आप सब लोग EWS आरक्षण के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण की बात की गई है वो उसके 3 आधार हैं। 3 आधार कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पिछड़ेपन का जो आधार है वो आपके सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, सामाजिक रूप से पिछड़ापन है। दूसरा है आपके शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है। और तीसरा इसमें आधार है आर्थिक रूप से पिछड़ापन। आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात की गई है, सामाजिक आधार पर पिछड़ापन, शैक्षणिक आधार पर पिछड़ापन और आर्थिक आधार पर पिछड़ापन। आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, इसको 103वां संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से भारत के संविधान के अंदर जोड़ा गया है। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में कुछ स्थान रिजर्व होंगे, आरक्षित होंगे, और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सीटें, 10% जो सीटें होगी वो शिक्षण संस्थानों में रिजर्व होगी। ये बात अनुच्छेद 15 में की गई है। यदि हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता की बात करता है। सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब्स में राज्य सभी नागरिकों के लिए समान अवसर पैदा करेगा, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सबके लिए बराबर जो है अवसर होंगे। लेकिन कुछ वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 16 के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन दिया गया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात जो की गई है वो अनुच्छेद 16 में की गई है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। और सरकारी नौकरियों में आरक्षण किसको दिया जाएगा? ऐसे वर्गों को जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बेहद पिछड़े हैं, जिनका अब तक सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनको अब तक पर्याप्त अवसर नहीं मिले हैं सरकारी नौकरियों के पदों पर पहुंचने में। ऐसे वर्गों के लिए राज्य सरकारी नौकरियों में स्थान आरक्षित करता है, रिजर्वेशन देता है। इसी आधार पर सरकारी नौकरियों में SC ST को रिजर्वेशन दिया गया है, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST और OBC को जो रिजर्वेशन दिया गया है सरकारी नौकरियों में, वो रिजर्वेशन किस आधार पर दिया गया है? अनुच्छेद 16 के आधार पर दिया गया है। और अब इसमें एक वर्ग और जोड़ दिया गया है और वो वर्ग है आपके
ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी अब सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया है। कितने परसेंट दिया गया है? तो ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण, 10% सीटें सरकारी नौकरियों के अंदर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्व की गई है। क्लियर है? शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात अनुच्छेद 15 में की गई है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 16 में की गई है, आर्टिकल 16 के अंदर की गई है। आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है? तो ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन की बात की गई है वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात की गई है 103वां संविधान संशोधन 2018 के अंदर कौन सा संशोधन हुआ था? 103वां संविधान संशोधन हुआ था और उस संविधान संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10% स्थान दिए गए हैं। अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत के अंत की बात करता है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। किसी भी रूप में और किसी भी परिस्थिति में छुआछूत को राज्य स्वीकार नहीं करेगा और इसको एक दंडनीय अपराध मानता है। छुआछूत का व्यवहार करने वाले व्यक्ति को राज्य दंडित करेगा, किसी भी परिस्थिति में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, यानी राज्य अब किसी को भी कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। पुराने जमाने में जो उपाधियां दिया करते थे उन उपाधियों का प्रयोग अब आजाद भारत में नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की उपाधि का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है और राज्य भी किसी को उपाधि प्रदान नहीं करेगा, लेकिन 2 क्षेत्रों में उपाधि प्रदान कर सकता है, वो है सेना और शिक्षा। तो सेना और शिक्षा को छोड़ करके, सेना और शिक्षा को छोड़कर सेना में उपाधियां दी जा सकती है, जैसे जनरल की उपाधि है, कैप्टन है, ब्रिगेडियर है, तो वहां पर उसको उपाधि मिल सकती है। विद्या में या शिक्षा में, जैसे किसी ने पीएचडी कर रखी है तो उसको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। किसी ने एलएलबी कर रखी है, वकालत कर रखी है, तो उसको बैरिस्टर की उपाधि मिलती है। तो इसी प्रकार से सेना और शिक्षा को छोड़ करके राज्य और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इन 2 क्षेत्रों में उपाधि प्रदान की जा सकती है। और भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से यदि कोई पदक प्राप्त करता है, कोई सम्मान प्राप्त करता है, कोई पुरस्कार प्राप्त करता है, तो उसके लिए भी उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति की सहमति के भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से भी किसी प्रकार की कोई उपाधि प्राप्त या कोई सम्मान या पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता। यह समानता का अधिकार है भाई, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि हम दूसरा अधिकार पढ़ेंगे, इसमें दूसरा आपके अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19, 4 आर्टिकल है इसमें, 19, 20, 21 और 22। ये 4 आर्टिकल हैं जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। इसमें पहला आर्टिकल जो है वो है आपके अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 19 में 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी है? अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? जैसे इसमें एक स्वतंत्रता आपको दी गई है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी, बोलने की आजादी दी गई है। दूसरा है इसमें शांतिपूर्ण और निशस्त्र सम्मेलन करने की आजादी, संघ, संगठन व सहकारी समितियों के निर्माण की आजादी। चौथी है घूमने की आजादी, विचरण करने की आजादी। 5वीं है
निवास करने की आज़ादी, निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा अधिकार आपको इसमें दिया गया है, छठी स्वतंत्रता दी गई है, आजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 सबक्लोज 1। सबक्लोज 1 में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रदान की गई है भारत के संविधान के द्वारा। कोई भी नागरिक जो है अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है और अपनी अभिव्यक्ति दर्ज कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर कर सकता है। बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19 में दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक जो है वो शांतिपूर्ण और निशस्त्र सम्मेलन कर सकता है, वह संघ, संगठन और सहकारी समितियों का निर्माण कर सकता है, वह देश के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी भाग में अबाध रूप से विचरण कर सकता है, वहां पर घूम सकता है और देश के किसी भी भाग में अपना घर बना सकता है, निवास कर सकता है, साथ ही आजीविका और व्यापार कर सकता है। तो व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई है। इसमें जो पहली स्वतंत्रता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें जो अभिव्यक्ति है वो बड़ा व्यापक शब्द है। अभिव्यक्ति में कई प्रकार की स्वतंत्रताएं अंतर्निहित होती है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता जो है, जैसे विज्ञापन करने की स्वतंत्रता, एडवर्टाइजमेंट करने की स्वतंत्रता, जैसे चुप रहने की स्वतंत्रता, मौन रहने का जो अधिकार है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन करने का जो अधिकार है, ये तमाम प्रकार के अधिकार, तमाम प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भारत का संविधान नागरिकों को उस समय भी अधिकार प्रदान करता है जिस समय उसने कोई अपराध कर दिया है। यह अनुच्छेद 20 है जिसके तहत अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किए गए हैं। 3 बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा मिल सकती है जो कानून अपराध करते समय लागू था। आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। जिस समय अपराध किया गया है उस समय जो कानून बना हुआ था उसी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। दूसरी इसमें बात कही गई है कि एक अपराध बराबर एक सजा। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती। एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है। और तीसरी इसमें बात की गई है कि किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अपने ही खिलाफ, अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 20 है जो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 21 बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको हम बोलते हैं जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। और जीवन कैसा होना चाहिए? तो जीवन भी होना चाहिए आपके गरिमापूर्ण। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को, गरिमापूर्ण जीवन। तो अनुच्छेद 21 ये कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते, उसको जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। 1978 में मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है। ये जो गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है, ये गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है मेनका गांधीवाद 1978 में।
मेनका, गांधीवाद, 1978। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनुष्य का जो जीवन है वो गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, लाइफ विथ डिग्निटी होनी चाहिए, और लाइफ विथ डिग्निटी के साथ में उसको जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और गरिमापूर्ण जीवन जीने में कई प्रकार की बातें शामिल है, कई प्रकार के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, उसको शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, उसको प्राइवेसी चाहिए, उसको अच्छी नींद चाहिए। तो ये तमाम प्रकार के जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने का अधिकार, अच्छा भोजन प्राप्त करने का अधिकार, शुद्ध पानी पीने का अधिकार, शुद्ध हवा प्राप्त करने का अधिकार, अच्छी नींद लेने का अधिकार और निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, वो प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। यह अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित होगा। अनुच्छेद 22 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के समय संरक्षण की बात की गई है। किसी व्यक्ति को यदि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, तो गिरफ्तारी के समय उसके पास में कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से उसके पास स्वतंत्रताएं हैं। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पहली बात, उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, उसे वकील से परामर्श करने का अधिकार है, अपने अधिवक्ता से, अपने वकील से, अपने लॉयर से एडवाइस लेने का अधिकार है, परामर्श करने का अधिकार है। और तीसरा उसका अधिकार यह है कि उसको 24 घंटे के भीतर भीतर कोर्ट में पेश किया जाए, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा समय तक गिरफ्तार करके नहीं रख सकती है। 24 घंटे के भीतर भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। यह उसका फंडामेंटल राइट है, उसका मौलिक अधिकार है। तो ये चार मौलिक अधिकार, चार जो है स्वतंत्रता के अधिकार है, 19 से लेकर के 22 के बीच में नागरिकों को स्वतंत्रता के चार अधिकार दिए गए हैं। तीसरे अधिकार की यदि हम बात करेंगे, तीसरा आपका अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख 2 आर्टिकल में किया गया है, 23 व 24। 23 व 24 2 आर्टिकल हैं, दोनों को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे अनुच्छेद 23 की, और फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 23 आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 में मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार व बलात् श्रम का संरक्षण किया गया है। बलात् श्रम का संरक्षण किया गया है। और आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 बाल श्रम को निषेध करता है। अनुच्छेद 23 के अंदर बलात् श्रम का संरक्षण है या बलात् श्रम को निषेध किया गया है, और 24 में बाल श्रम को निषेध किया गया है। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों को अपन समझते हैं है क्या। यदि मानव के दुर्व्यापार की बात की जाएगी तो मानव के दुर्व्यापार का मतलब होता है दुर्व्यापार। दुर का मतलब होता है बुरा, व्यापार का मतलब होता है खरीदना और बेचना। तो मानव के दुर्व्यापार का मतलब हो गया मनुष्य को वस्तुओं की भांति खरीदना और बेचना। मनुष्य को वस्तुओं की भांति खरीदना और बेचना, यह एक प्रकार से भी मनुष्य का शोषण है, मानव का शोषण है। इसलिए मानव के दुर्व्यापार के तहत मानव तस्करी, दास प्रथा
और वेश्यावर्ती, वेश्यावर्ती, इन तीनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, इनको बैन किया गया है। मानव की तस्करी नहीं कर सकते, मनुष्य को खरीद अथवा बेच नहीं सकते। किसी भी मनुष्य को दास नहीं बना सकते और न ही किसी से वेश्यावर्ती का काम करवा सकते हैं। इन तीनों को भारत में प्रतिबंध किया गया है, मानव तस्करी, दास प्रथा और वेश्यावर्ती, क्योंकि ये तीनों ही मनुष्य के शोषण से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको बैन किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। यदि हम बात करेंगे बलात् श्रम की, तो बलात् श्रम का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती कार्य करवाना, बलपूर्वक किसी से कार्य करवाना, जबरदस्ती किसी से कार्य करवाना। या हम कह सकते हैं किसी को काम के बदले में उचित मजदूरी नहीं देना, बिना वेतन के, बिना पैसे के, बिना मजदूरी दिए किसी से काम करवा लेना, जिसको अपन बोलते हैं बेगार करवाना। तो इसके तहत बेगार प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। बेगार प्रथा, बेगार प्रथा का मतलब होता है बिना पैसे के काम करवा लेना, इसको प्रतिबंधित किया गया, बैन किया गया है। 4 चीजें ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, दास प्रथा, वेश्यावर्ती और बेगार प्रथा, इन चारों को अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम को निषेध किया गया है। बाल श्रम का मतलब होता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, ऐसे बालक बालिकाओं से कठोर काम नहीं करवा सकते, उनको किसी खतरनाक कारखानों में, किसी जोखिम युक्त स्थान के ऊपर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं करवा सकते जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले या जिससे उनकी जान को खतरा हो। ऐसा कोई भी कार्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से नहीं करवाया जा सकता। इसको बोलते हैं बाल श्रम निषेध। तो भारत में बाल श्रम को निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। यह आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस क्लास में हमने 3 मौलिक अधिकारों की बात की है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगली क्लास में हम बाकी के मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और आप सब लोग जो है इस क्लास से जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।